एक दौर था हिंदी की कविता का, आज से 20 साल पहले की बात है कि कविता का विषय कभी दीदी होती थी, कभी पत्नी होती थी, कभी बेटी बच्ची। अचानक से ऐसे लगा सबको कि अब इन लोगों पर कविताएं लिखनी है। तो इधर ये माई का चरित्र है और उसमें माई की बेटी सुनैना, सुबोध बेटा, दोनों भाई बहन चाहते हैं कि माँ को मुक्त करें, पिताजी और दादाजी का जो सत्ता का शिकंजा है उससे मुक्त करें। अब ये मुक्ति की कामना ये दोनों नई पीढ़ी के लोग हैं। केवल सुनैना होती तो मैं सवाल आपसे ये करती कि आपका स्त्री विमर्श क्या है, लेकिन सुबोध भी है इसमें, और सुबोध विदेश में रहकर आया है, इसलिए उसका सोचने का फलक भी बहुत व्यापक है। अम्मा है देश समाधि में, माई है आपकी कहानी प्राइवेट लाइफ है, उसमें भी एक युवती है जो स्वतंत्रता चाहती है, अपने ढंग से जीना चाहती है, हॉस्टल के प्रेम में बंधनों में जीना नहीं चाहती। वो किराए के मकान में बरसाती में रहती है। मुझे जब बरसाती पड़ती है तो निर्मल वर्मा याद आते हैं, उषा प्रेमचंद, और मुझे हमेशा बरसाती घंटे भी लगती है। पर उसमें भी वो मुक्ति की कामना, और ये है कि मैं जी रही हूँ, मुझे जीने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वच्छंद हो जाऊंगी, लेकिन सभी को डर है कि इसको छोड़ दिया तो पता नहीं क्या गलत हो जाएगा। तो ये जो मुक्ति की कामना है वो प्राइवेट लाइफ में है, माई में है, और रेस समाधि तो हर तरह की सरहदें, बंधन, देहरिया लांघती हुई मुक्ति के ही मार्ग पर चल रही है। तो आप इस मुक्ति को किस तरह से परिभाषित करेंगे स्त्री विमर्श के संदर्भ में? स्त्री विमर्श का तो मैं मतलब ही नहीं समझती, सच है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत आसानी से खेमे बंदी कर देते हैं, और ये कि स्त्री बंधनों में है और उसको निकलने की जरूरत है, और पुरुष जो है वो निकल चुका है, इसका कोई मायने नहीं। तो हमें एक दूसरी तरह की संवेदना चाहिए। ना मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि स्त्रियों के संग जो हुआ है उसको अलग लेगा, ये बात नहीं है। पुरुष सत्ता है, लेकिन पुरुष सत्ता के अंतर्गत बहुत से तत्वों के साथ और बहुत से जेंडर्स के साथ, इंक्लूडिंग मैस्कुलिन जेंडर, बहुत कुछ हो रहा है। उनका जो मैचो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी उनको तबाह कर रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें देखनी पड़ेगी, और ये जो हम वाटर टाइट बॉर्डर्स बना देते हैं इनसे हमको अलग होना पड़ेगा। स्त्री विमर्श is too large of a term for me to be able to really know what to do. पर मैं ये कहूँगी कि मुक्ति की कामना जो आप कह रही है, मुझे लगता है कि लेखक और कलाकार उसी दिशा में हमेशा जाते हैं। तो जो या तो दिखाई नहीं पड़ रहे, या किनारे कर दिए जा रहे हैं, या बंद कर दिए जा रहे हैं, उनको ही वो देखने लगते हैं, और उनकी संवेदना ये मांग करती है कि उनको इस तरह से उनकी कहानियां सामने लाए। और ये इसीलिए है कि आप चाहते हैं कि मुक्ति और को सबको मिले, तो अब उसकी एक कोई अवधारणा में से नहीं दे सकती, क्योंकि अलग अलग संदर्भ में, रोजी के संदर्भ में कोई दूसरी तरह की बात करनी पड़ेगी, जो बड़ा बेटा है उसके संदर्भ में बिल्कुल दूसरी तरह से बात करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हमको इन शब्दों के भीतर जो लेयर्स हैं उनको नहीं गंवा देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वरना हमारी संवेदना बहुत ही सतही रह जाएगी। तो मुक्ति तो बिल्कुल है, लेकिन मुक्ति जब बिकम्स अ लार्ज टर्म, उसके नुआंसेस हमको बराबर परखते रहना पड़ेगा, उसको बात करते रहना पड़ेगा, और उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। मुझे आपका एक उपन्यास खाली गैरत बहुत ही, मैंने पढ़ा नहीं पर उसके बारे में सुना, और एक
लेखक के तौर पर मुझे लगा कि आपको वो बच्चा कहाँ से मिल गया, एक अंत जो मिलता है। आप लिखती हैं, आप हमेशा कहती है कि ये अनायास हो रहा है, तो क्या आप जब वो लिख रही थी वो अंत, तो क्या आपको भी उस चमत्कार विस्मय का अनुभव हुआ था? बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मेरी सर्जन प्रक्रिया है, उसमें एक तरह का एक अनजान यात्रा पे निकलने वाली बात है। तो कुछ हद तक हमेशा एक जोखिम रहता है कि पता नहीं ये बात कहाँ जाएगी, एकदम लुढ़क जाएगी और धराशायी हो जाएगी या कुछ बनेगा। आपको वो जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन उसी में संभावना भी निहित है। आप बड़ा जोखिम उठाते हैं तो कभी-कभी बड़ा एक रास्ता भी बन जाता है। तो हमेशा ये ताज्जुब, और मेरे ख्याल में बहुत से यहाँ पे जो कलाकार लेखक बैठे हैं वो कहेंगे कि लिखने, पेंट करने, इन सब चीज़ों में मज़ा यही है कि आप खुद हैरान होते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया? तो रेत समाधि के जो कौवे हैं, मैं जान नहीं सकती कि ये कौवे कहाँ से आ गए, और फिर वो साड़ियाँ पेड़ पे लटकाने लग गए और सारी साड़ियाँ मुझको याद आने लगी उसके बाद। तो ये कौवे कहाँ से आए, और उसके बाद पहले नहीं था, उसके बाद मैं कौवों को थोड़े हमदर्द की तरह देखने लगी। अब यहाँ पे जिस जगह में ठहरी हूँ, खिड़की पे आज एक मोटा सा कौवा आके बैठे हैं, तो मैंने कहा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी बात है कौवा आया, पहले मैं कभी ना देखा। तो ये खुद ही आपको तरह-तरह से एक आपके भीतर कोई एक नया उत्साह पैदा करता है, कुछ एक नई चीज़ आप डिस्कवर करते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो बहुत से लेखक मानेंगे और शायद कुछ ये जोखिम नहीं उठाएँगे, वो है भटकना। तो जो भटकन का एक क्रिएटिव डायमेंशन है, उसको एन्जॉय करने की ज़रूरत है। तो भटकिए तो आप देखिए क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ से बनती हैं, निकलती हैं। तो खाली जगह की आप बात कर रहे हैं, तो खाली जगह देखिए, कोई ट्रिगर आपको हमेशा मिलना होता है कि कहाँ से उकसाता है। हाँ, जो आपको शुरू करा देता है। तो रेत समाधि में बूढ़ी माँ की भी कि वो जो है लग रहा है कि ज़िंदगी से बेकार है और स्पीच वगैरह कर रही है। और धीरे-धीरे वही छवि जब आप बराबर देखते चले जा रहे हैं, और तो किसी भी चीज़ को आप देखिए, इसमें भी कोई एक जादू है कि रेपिटेशन स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स रियली। तो वो लगता है कि आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आपको और चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे अगर मैं बहुत ही साधारण सा ऐसी मिसाल दूँ, तो जैसे आप सनसेट, कोई कहेगा कि भाई रोज़ सनसेट तो एक ही होता है, लेकिन आप उसको देखना शुरू करिए, तो धीरे-धीरे आपको रोज़ कुछ अलग चीज़ उसमें दिखेगी। तो बस वही है कि आप वही चीज़ अब उसकी पीठ देखे जा रहे हैं, पीठ देखे जा रहे हैं, पीठ देखे जा रहे हैं, तो पीठ कुछ और चीज़ें करने लगी, पीठ की कुछ उमंग दिखाई पड़ने लगी। ये जिज्ञासा होने लगी कि पीठ तो इसने कर ली है, लगता है ज़िंदगी की तरफ, लेकिन उधर जो इसका चेहरा है उसमें क्या आ रहा है? उस तरफ क्या इच्छाएँ जग रही हैं? तो ये कहाँ से फिर वो अ, एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरह की अटकी हुई छवि ना रहकर वो एक डायनामिक छवि आने लगी, जिसमें कि बदलाव आने लगे, और हम पीठ देखते जा रहे थे जिसमें वो ज़िंदगी से बेजार थी। लेकिन धीरे-धीरे ये हुआ कि असल एक्टिविटी उस तरफ चल रही है जहाँ वो दीवार में घुसी हुई है, और लगता है कि धीरे-धीरे दीवार में छेद करके उस पार निकल जाएगा। तो ऐसे वो आपको ही नए-नए रास्ते सुझाते रहता है। और मुझे लगता है कि भटकने में ये सिफ़त है कि वो आपको, अब इसको मैं ट्रूथ बोलिए या मीनिंग बोलिए इन अ फिलोसॉफिकल सेंस, कि वो उसके अलग कोई आयाम आपको तभी मिलेंगे जब आप जाने-माने रास्ते से अलग जाएँगे। वरना आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता है। लकीरों को पीटना तो बहुत आसान है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मैं जब एमए कर रही थी तो एक बार बस से सफर कर रही थी,
तो मैंने कंडक्टर को पैसे दिए और उसके हाथ से छिटक कर एक चवन्नी नीचे गिर गई और इधर उधर सब लोग थोड़े से पैसेंजर सब देख रहे थे। तो कंडक्टर कहता है अचानक से कि हम सब चवन्नी को देख रहे हैं, अगर चवन्नी हमको किस रंग से देख रही होगी, ये कि चवन्नी तो वही है, कथा साहित्य हो कला हो, हमारे पास जो पदार्थ है जिसके माध्यम से उस पार जाना है हमें, वो तो हमारे सामने जाने पर पहचाने हैं, लेकिन हम किस एंगल से कहाँ खड़े होकर और किस समय देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं। तो मैं हमारा शहर उस बरस पर आऊंगी, इसलिए मैं एक सवाल आपसे ये करूंगी। अच्छा, हमारा शहर उस बरस में मुख पृष्ठ पर कबीर जी विराजमान है और कबीर जी सारी जिंदगी कहते रहे हैं वही कि केवल मुझे कहना है किसी से, लेकिन मुझे इंसान नहीं मिलता। शमशेर ने कहा मुझको मिलते हैं अदीब और कलाकार बहुत, इंसान के दर्शन जन्मार। आपने उसमें 3 चरित्र लिए, एक लड़की है, चार चरित्र है, उसमें एक आपने मुस्लिम चरित्र भी लिया और बाकी 3 हिंदू हैं। ये चुनाव अनायास हो गया या आपने खास सोच कर किया? देखिए, जो अभी शुरू में कुछ बात हो रही थी और मैंने कहा कि हर बार आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। हमारा शहर उस बरस शायद अकेला उपन्यास है जिसमें मुझे शुरू से मालूम था कि मेरी चिंता क्या है। तो औरों में मुझे पहले से ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। भाई में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे माँ की खूबी दिखानी है या चुप के पीछे उनकी ताकत दिखानी है, और इस समाधि में कुछ नहीं था कि उसको बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए दिखाना है, ऐसा कुछ मेरा कोई वो नहीं था। लेकिन हमारा शहर उस बरस एक माहौल से दुखी होकर या माहौल इतना त्रस्त कर रहा था कि लग रहा था कि हम ये बातें हमारे भीतर कहाँ से आ रही हैं, हम क्या सोच रहे हैं। और अभी तक हम सोचते थे और मानते थे कि ये चीजें उधर होती हैं, पिछले वर्ग जहाँ रहते हैं, अनपढ़ जहाँ रहते हैं। अब यूनिवर्सिटीज में ऐसी बातें हो रही है कि ये सब हो कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो चिंता ये होने लगी थी, मुझे ही नहीं, हम सब हमारे तरह के लोगों को। तब मुझे ये भी था कि इस पे लिखा क्या जा सकता है, क्योंकि इस पे इतना लिखा गया है, चाहे वो पार्शियल लिटरेचर के जरिए या इससे भी, मतलब इतना इसको, मतलब एकेडमिक वर्क पे इस पे इतना हुआ है कि जैसे there's nothing new left to say, so what you do। लेकिन मुझे लगा कि इस पर अगर नहीं लिखूंगी तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा कि इस समय, और इतना वो हावी हो गया कि इसके अलावा कुछ ही नहीं मेरे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो वो बिल्कुल एक तरह का आप सोचिए कि ऐसा जबरदस्त दबाव था और मुझे क्लू पता नहीं कहाँ से मिला, पर शक कंफ्यूजन उससे मिला कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूजन के बारे में। तो ये मुझे हुआ कि आई वांट टू राइट अ नॉवेल अबाउट कंफ्यूजन, जिसमें ये है कि हम लोग, मैं उत्तर भारत की हूँ, यहाँ पर हम दोनों कम्युनिटीज बहुत अगल बगल बढ़े हैं, बड़े बढ़े हैं, और हमारी बहुत जिंदगी में उसमें बहुत चीजें हैं, उसमें ये भी है, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन बहुत अपनावा भी है, बहुत लेन देन भी है, भाषा में और त्योहारों में, हर चीज में। तो मैं उसमें बड़ी बड़ी मैंने सुनी है, दोनों तरह की चीजें, दोस्ती की भी सुनी है और दुश्मनी की भी। लेकिन हमेशा कुछ इस तरह से रहा है कि ये परिवार की बात होगी, कभी ये नहीं हुआ कि ये परिवार का हिस्सा नहीं है, देश का हिस्सा नहीं है, तो कुछ एक लैंग्वेज बदलने लगी। अच्छा, और वो मुझको परेशान करता था कि सब वो काम से। तो मैंने एक तरह से, आप सोचिए कि थोड़ी डायडैक्टिक नॉवल मेरे मन में आया कि मैं चाहे ये डायडैक्टिक मुझे कुछ भी लिखना है, अब क्या
क्या बेवकूफी की बातें लोग कर देते, उनको इतिहास नहीं पता है। वो बताने लगते हैं कि सब मुसलमान जो है वो उत्तर से आए हैं और आक्रमण करने आए हैं, उनको क्यों नहीं मालूम कि व्यापार करने आए हैं और वहां पे किस तरह से रहे हैं। मतलब बहुत सी चीजें थी जिसमें कि चुन चुन के कुछ चीजें इतिहास या करंट लैंग्वेज में आ रही थी और कुछ चीजें किसी को मालूम ही नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें मुझे सामने लानी ही लानी है, अपने लेवल का रहेंगे शुरू में। और मैं ये बात बहुत बार मैं कहती हूँ कि ये किसी एक दुखद घटना के बारे में नहीं है, ये एक विस्तृत माहौल जो पहले से बनता चला आ रहा था उसके बारे में। इट्स अबाउट अ फिनोमेनन। और इसमें एक जो आप बोल सकते हैं कि दर्द की पुकार है, वो ये है कि दूसरे को मत देखो, अपने को देखो कि हमने कहाँ पे कुछ चूक हो गई है, हम कहाँ रह गए हैं, हमने कौन सी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं। बड़े बड़े आदर्श के हमने बोला, लेकिन क्या हुआ कि हम उसमें खड़े नहीं उतरे और बात कहाँ तक पहुंची। तो इट्स अ लुक एट your own self, almost more than a look at very easy, what are they? Easy evil doers on the other side. वो बहुत आसान है, दूसरों के सर पे डाल देना आसान है, वो सारा गड़बड़ है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम ये बातें करते थे तो आज ही क्या। तो इसको लेकर के ये हमारा शहर स्वागत बना। और इसलिए क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोगों की जो पर्सनल स्टोरी थी, पढ़े लिखे लोगों की थी, तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम द्वेष नहीं है जो हम मानते रहे हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये कैरेक्टर, तो इसीलिए मिले जुले कैरेक्टर्स आए। इसीलिए जो दर्दू है वो कभी he was representing almost the pluralist edifice that, और मुझे नहीं लगता कि एक दर्दू है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ गांधी भी दर्दू ही रहे होंगे, कबीर तो पहले से थे और भी हैं, आज भी हैं दर्दू। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी हमें सोचना है बस गए दर्दू खत्म हो जाएंगे, अभी भी हैं। और जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम कपल है, ये भी हमारे चारों खूब सारे हैं। तो इट इज नॉट, it was just a very natural pick of characters from this contemporary urban world, educated world, of the secularists, of the of people who thought they were enlightened. Okay. सर्जक का धर्म क्या है, ये आपने कहा कि हमने क्या किया, एक लेखक के रूप में हमारी क्या भूमिका है। अब हम एक समाधि की ओर चलते हैं। उपन्यास काफी बड़ा है और मुझे याद आया, आपने कहा कि मैं लिखते लिखते खोजती हूँ। एक जगह आपने कहा है, बहुत वर्षों पहले आप ये कहते थे कि हमको पहले से अर्थ नहीं पता होता, लिखते लिखते ही वो रास्ता खुलता जाता है। आपने भी कहा एक बहुत नामालूम सी चीज से आप शुरू करती हैं और फिर धीरे से धीरे नए नए सिरे उसमें जुड़ते जाते हैं। अज्ञे जी ने एक दिन बाल कहानी का उदाहरण दिया था कि एक था राजा सुधा, इस तरह से वो किस्सा गोई की बात करते थे और उसमें भी उन्होंने कहा कि वो है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन था तो था, नहीं भी होगा। रेत समाधि का जब गद्य पढ़ रही थी मैं, तो मुझे वो सब बातें याद आ रही थी। उपन्यास मैंने उपन्यास को शोध कार्य किया है, न्यू थीम्स एंड न्यू टेक्निक्स इन मॉडर्न हिंदी नॉवल, और मेरे प्रिय लेखक निर्मल वर्मा रहे हैं, कृष्णा सूर्ति रही है। रेणु ने जब मैला आंचल लिखा तब भरत भाई आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या उपन्यास है, ऐसा आप काम कर रही है प्रेमचंद पर, बराबर।
और प्रेमचंद की एक परंपरा चल रही है, राजेंद्र यादव आदि कहते हैं हम उस विरासत के वारिस हैं, लेकिन आप ठीक दूसरी दिशा में जा रहे हैं और आप जो स्वरूप पकड़ रहे हैं, संरचना पकड़ रहे हैं, रेणु आपके प्रिय लेखक भी रहे हैं शायद, तो सारे सिरे छोड़ दिए गए हैं महिला आंचल में और पूरा एक परिवेश, एक समय, अभी अभी देश आजाद हुआ है, पहला चुनाव हुआ है और उसके बाद प्रजातंत्र में हम किन किन संघर्षों से गुजर रहे हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसकी बात रेणु ने कही और इसलिए उनको वो स्वरूप तोड़ना पड़ा। अच्छा, माई में आपने बहुत स्ट्रेट वे जो स्वरूप पकड़ा है, वो एक चरित्र, उसका परिवेश, बेटा बेटी, बिल्कुल। अच्छा, आपके पास तथ्य थीम बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन प्लॉट, कथानक बहुत आप गुजराती में हमारे बहुत सरस शब्द है, पाखों, हल्का या बहुत गजीन नहीं, ये शब्द प्रयोग करूंगी मैं। लेकिन जब आप रेत समाधि लिख रहे हैं तो एक तरह से आप अब तक जो लिखती रही हैं उसके सामने आप एक नई चुनौती ले रही हैं, ऐसा मुझे लगा। और ये चुनौती कैसी है? एक तो स्वरूप के स्तर पर है, देखिए विभाजन के बारे में हिंदी में तो काफी लिखा गया है और आधा गांव तमस, ये सब की चर्चा होती रही है, विष्णु साहनी की कहानी, मोहन राकेश की कहानियां, ये विषय हिंदी में तो काफी चर्चित रहे। आश्चर्य के गुजरात के कई लोग भागे थे विभाजन के समय, लेकिन हमारे पास एक ही पुस्तक मिलती है, मूल सोता उखड़ेला, जड़ों से उखड़े हुए। कुछ कहानियां बाद में लिखी गई, एक उपन्यास मैंने लिखा। बहरहाल, तो आप एक ऐसा विषय चुनती हैं, एक परिवार चुनती। उमाशंकर जोशी कहते थे कि हमारे पास 3.5 किताबें हैं, एक है रामायण, एक है महाभारत, एक है कथा सरित, एक है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और कथा सरित सागर का थोड़ा सा अंश। आप पंचतंत्र से काफी आकर्षित होती रही है। तो मैं जब रेत समाधि पढ़ रही थी, कहानी आप सबको मालूम है, न मालूम हो तो आप लोग किताब पढ़िएगा और आप लोग तो पढ़ेंगे क्योंकि ये वही शुद्ध श्रोता है हमारे में। अद्भुत पुस्तक है, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जल्दी दरवाजा खुलता नहीं। मैंने सुना था कि कविता जरा शर्मीली होती है, गर्वीली मगरूर होती है, जल्दी आपको प्रवेश नहीं देती। लेकिन जब अक्के ने नदी के ब्रिज लिखा, शेखर एक जीवनी लिखा, निर्मल वर्मा ने एक चित्रा सुख लिखा, तब उस स्वरूप खुद पाठक को एक क्रिएटिव रीडर बनाता है। आपके साथ साथ आपके पाठक भी सक्रिय होते हैं। आप टांगे फैला के अय्याशी में वो किताब नहीं पढ़ सकते, आपको बैठना पड़ेगा। और ये जो स्वरूप की सजगता है, उपन्यास केवल कथा नहीं है, उपन्यास केवल चरित्र नहीं है, उपन्यास एक गंभीर कला स्वरूप है। और हमारे पास साधन क्या है? आसपास के अनुभव तो है, लेकिन व्यक्त करने के लिए भाषा। तो आपने जो भाषा के मामले में मुकाबला किया, सृजनात्मक गद्य। पहले कहा जाता था कि हम कहानियां केवल कथा के लिए पढ़ते हैं, नहीं। जब आप गीतांजलि को पढ़ेंगे तो उनके छोटे छोटे वाक्य, कहीं कर्ता, कहीं क्रिया गुण है, कहीं कर्म गुण है, कहीं आधा वाक्य, कहीं एक शब्द, कहीं 2.5 पेज तक एक वाक्य, और हर बात की बात करें। मैंने शुरू का लगभग 50 पेज तक मैं जद्दोजहद करती रही, लेकिन मैं प्रतिज्ञापूर्वक मैंने निर्मल से भी यही मुकाबला किया, कृष्णा जी से भी किया। लेकिन मैंने देखा कि कृष्णा जी दिलो दानिश में जाकर काफी बदल रही है, उनका गद्य, उनकी शैली भी काफी बदली, जिंदगी नामा से वो एक दूसरे छोर पर गई है। पर बहरहाल अभी रेत समाधि की बात करूंगी मैं, तो उसमें आपने
कई कई ऐसे कथा के छोर पकड़े और कहती रही है कि महाभारत और परिवार, तो ये परिवार की कहानी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये उच्च मध्य वर्ग है, लेकिन वो केवल मध्य वर्ग है, न निम्न है न उच्च है, क्योंकि मध्य वर्ग का जो साचा है वो दो तरह से खींचतान में रहता है, न वो निम्न वर्ग की तरह बिल्कुल खुला छोड़ देता है, न उच्च वर्ग की तरह मुक्त हो जाता है। वो दो बीच में, दो पार्टन के बीच में होते हैं। तो इस रेत समाधि ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया है, वो बहुरानी ने आकर्षित किया है। एकता कपूर ने बहुरानियां बहुत दिखाई हमें, लेकिन जो फैमिली पॉलिटिक्स है, तो स्त्रियों का जो ये केवल, मैं क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक जागरूक स्त्री कलाकार की ऐसी छोटी छोटी बारीकियां पकड़ सकती। आप बहुरानी को बिल्कुल उससे नफरत नहीं कर सकते, ना अम्मा के पक्ष में जाकर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि अम्मा ने भी बहुत गुड़ खिलाया है। तो रेत समाधि एक ऐसा उपन्यास जो शुरू होता है पीठ फेरने से और धीरे 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 वो सीमाएं लांघ जाता है। और एक बूढ़ी औरत, अच्छा उसके पास एक जादुई छड़ी है। अब मुझे वो कथा सरित सागर मदद में आता है, पंचतंत्र मदद में आता है। वो कौवे, वो तितलियां, वो चिड़िया जिसका खून तो लाल थी वो तो सफेद हो गई है। तो मैं इसको मैजिक रियलिज्म नहीं कहूंगी, मैं इसको फैंटेसी के साथ जोड़ रही हूँ। सबसे दरवाजा खटखटाना पड़ता है। आज अगर आपके बगल में कोई आके खड़ी हो गई है जिसके दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तो उस बेचारी को आप इतना गरिया रही है। तो ये तो ठीक है, साहित्य में हो गई। सवाल ये है कि दरवाजा खटखटाना या दरवाजा खोलना जब आ गया, हाँ, उसके बाद आपको फिर आपको मजा आया कि नहीं? उसमें जब आपको कोई आनंद मिला या कुछ भी सार्थक मिला कि नहीं, असल चीज तो वो है। आप फिर आपने कृष्णा जी की बात करी, आपने कहा दिलो दानिश तक आते आते, तो इससे फिर आपने एक लिनियर ट्रैजेक्टरी बना दी, तो वो नहीं है। मैं मुझे जिंदगी नामा लिख रही है तो उसका फर्क बिल्कुल दूसरा है। उसको वो दिलो दानिश की तरह नहीं लिख सकते। तो दिलो दानिश में उन्होंने एक कथा बनाई पर खास तरह से, और उन्होंने एक खास बात चुनी, तो वो आपको एक मुकम्मल तरह की कृति लग रही है। जिंदगी नामा में तो कोई कहेगा किस चीज के बारे में है, कहाँ से कहाँ जा रही है, और बहुत से लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो आई एम वेरी गुड कंपनी, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बात से कि मुश्किल होती है। फाइनली मैं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि रेत समाधि हमें बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए, बहुत से लोगों को मुश्किल लगी, लेकिन लोगों ने जो लगे रहे और पढ़ा, उन्होंने बहुत पसंद किया। और कभी कभी जिन लोगों की कोई पूर्वग्रह नहीं, मेल राइटर्स इन हिंदी, उनको वो नहीं पढ़ने को तैयार। अच्छा कि भाई हम क्या कहें, हम इसमें क्या कैसे, लेकिन हाउसवाइफ्स and the younger generation of writers, मतलब आप जब किसी चीज में घुसते हैं तो एक तरह से आपको अपने औजार कुछ देर के लिए छोड़ देने पड़ते हैं। क्या क्या देखिए तो क्या जगह है, कहाँ कौन सी दुनिया में आप उतर रहे हैं। तो वो अगर आपके भीतर वो है, तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने उसको आखिर एंजॉय किया और उससे मुझको ठीक ही लगा। और मैं सोचती हूँ कि कभी कभी ऐसी कृतियाँ होती है जिनमें आप ये नहीं कह सकते कि वो इस चीज के बारे में है कि ये हुआ और फिर ये हुआ। कभी कभी at the end of it you can only say it was a very rich experience and yes this is life. So that's what you say, गटमट, जिंदगी की गटमट की कहानी है। बिल्कुल बहुत सही बात है। हाँ हाँ, ओवरस्टेपिंग टाइम अभी हमारे पास 20 मिनट है। अच्छा,
मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मैं जब अम्मा अब बेटी के घर चली गई है और बड़े छिपकर अब वो भी देखने वाले कि बेटा बहन भाई बहन के घर में नहीं जाता है, वो पास के पेड़ पे चढ़कर देखता है कि अम्मा क्या कर रही है। ऐसा वो अम्मा जो है छड़ी लेकर पौधों से बात कर रही, पौधों से बात कर रहे। आप देखिए कि एक उम्र के बाद आपको कोई सुनने वाला नहीं होता और अम्मा उस दौर से गुजरी है। बड़े के घर जब थी तब पति चले गए, उसके बाद लगभग उसने संवादी चुप्पी ही साध ली और उस समय बड़े ये सोच रहे कि अभी मुझे कुछ देखने को मिलेगा और वहां पे कौओं की मीटिंग होने वाली है। ये पूरी एक कल्पना, एक जवान कौवा, एक बूढ़ा कौवा, वो जो एक मेजर कौवा, और फिर वो लोग देखते हैं कि बड़े जो है वो डाल पर बैठे सो गए और उस समय बड़े को माँ की साड़ियां याद आ रही, केवल पल्लू नहीं और हर साड़ी के साथ एक उसका इतिहास जुड़ा है। और साड़ियों के बारे में हम स्त्रियां जितना जानती हैं, क्योंकि हमारे लिए वो केवल वस्त्र नहीं है, हमारे लिए वो हमारे अस्तित्व का अंश है, क्योंकि वो हमें रंग देती है, मुलायम स्पर्श देती है, कभी खुरदुरा स्पर्श भी देती है, कभी तंग भी करती है। तो बड़े को साड़ियां याद आ रही। तो एक क्षण मुझे लगा गीतांजलि कि आपने सारी फहरिस्त क्यों दी? आपने सारी फहरिस्त दे दी, ये बालूचीरी है, ये है, ये वो है। घर में देखी ना, अम्मा की साड़ियाँ देखी, भाभी की साड़ियाँ देखी, सारे देश के कोने कोने से आई साड़ियाँ देखी। लेकिन वो जब साड़ियाँ आती रही है, अम्मा के लिए भी आती है और बहुरानी के लिए भी आती है, उस समय जो पॉलिटिक्स खेली जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस फहरिस्त को तो भूल भी जाइए, और केवल फहरिस्त नहीं है, उसके साथ तो बंगाल, जैसे बालूचोरी है तो कलकत्ता बंगाल का टेराकोटा का कल्चर आएगा, तो वो सब है उसमें। पर वो बहुरानी के लिए जब आती है तो बहुरानी को हर बार अम्मा की साड़ी पसंद आती है और वो कहती है कि ये एक बार मैं पहनूंगी। अब अम्मा को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उस समय जो बहुरानी के मन में होता है, काश मेरे लिए ऐसी साड़ी आती, कि मेरा, और लाया कौन है? मेरा पति लाया। और अम्मा तो कहाँ जाएगी पहन के, ये भी सवाल है। तो वो एक तरफ अम्मा की उदारता को भी देख रही है और एक तरफ अपने अंदर भीतर वो जो उसको एक अजीब सा बुलबुलाहट होती है, वो बहुत अच्छे से उस अंश में घुटी गई। और कौवे, सच बताऊं मुझे कौवे बहुत पसंद है। हमारे आंगन में वो पानी पीने आते हैं, पहले इधर उधर देखेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, और उनकी गर्दन का ग्रे कलर लगता है छू लूं मैं। मोर भी आते हैं हमारे यहाँ, और वो काला रंग, तो देखना जरूरी है। और आप क्या देख रहे हैं? तो वो पूरा अंश ऐसा लगता है कि ये तो वास्तव में ही है, लेकिन वो माँ के साथ बड़े का जुड़ाव है, वो एक प्रतीक के द्वारा प्रस्तुत होता है। आपने जो भाषा की व्यंजनात्मकता का प्रयोग किया है, बहुत ही शिल्प सजा गया, लेकिन मजा ये है कि सादगी और फुलकारी, गालिब कहते हैं कि फुलकारी करो, लेकिन वो सादगी भी दिखनी चाहिए, इतनी नक्काशी ना हो कि नक्काशी उभर कर आए और जीवन बन जाए। रोजी हुआ और अम्मा के रिश्ते को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। और आजकल जब भी मैं रास्ते पर किसी किन्नर को देखती हूँ तो मैं बहुत ही प्रेम से देखती हूँ। तो इस रिश्ते को आप कैसे परिभाषित करेंगे? मेरे लिए तलाश है, और मुझे जो कहते हैं ना कि आपको पूरे चेतन मन से नहीं पता होता है कि आप कितना किसी चीज के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। मुझे क्योंकि
अक्सर आप देखते हैं चुपचाप देख के रखा छापी आपकी छोटी सी सर्कल है उसमें बातचीत हुई मेरा ऐसे ही चलता था जीवन में एक समाधि के साथ जो कुछ हुआ तो उसके बाद बहुत सी चीजों पे मुझसे पूछा जाने लगा बहुत सी चीजें मुझे फिर से सोचनी पड़ी कि ये कहाँ से आ रहा है क्या है तो रोजी के बारे में जब पूछा तो मेरे मन में आया कि तो कहाँ से रोजी कैरेक्टर कहाँ से आया तो मुझे देखिए एक तो द लॉजिक ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसमें धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉसिंग becomes the motive और हर तरह के बॉर्डर चाहे वो जॉन का बॉर्डर है एक नॉवल ये होता है और ये चीज होता है it crosses that and it's just crossing all the frames trying to make another border and breaking it again तो उसमें रोजी एक तरफ बड़ा नेचुरल था कि रोजी इज the order of gender is completely fluid वो आदमी भी है औरत भी है तो ये दूसरी तरह का बॉर्डर क्रॉसिंग हो गया तो रोजी का आना बड़ा नेचुरल था और मैंने कहाँ से सोचा मैंने कहा कि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था मैंने कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया था बॉर्डर्स अपने आप तरह तरह के दिख रहे थे और हम मालूम नहीं थी फिर मैंने सोचा मेरी जिंदगी में कितनी रोजीज है और सच पूछिए तो कोई नहीं है मेरी पढ़ा है ऐसे देखा है कार्टून मैंने भी देखा है लेकिन मेरी माँ और मैं बोल रही हूँ मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैंने सोचा उसको लिखा मेरी माँ के पास मेरी माँ घूमती थी पीछे मेरे बड़े भाई के साथ रहती तो वो सरकारी अफसर थे वो और पीछे पूरा एक पब्लिक गार्डन था घर के पीछे और सारे सब ऑफिशियल क्वार्टर्स और पीछे पब्लिक गार्डन सब में था तो माँ उसमें घूमती थी तो जब वो घूमती थी तो एक किन्नर घर से जाती थी और वो माँ को नमस्ते करती तो बस ये होता था कि काफी दिन तक शायद नमस्ते करती रही फिर किसी एक दिन माँ एक गुड़िया पे बैठी हुई थी बीच में थोड़ा विश्राम कर रही थी तो वो किन्नर घर से आई और उसने नमस्ते किया तो माँ ने कहा आओ बैठो तो वो बोली नहीं तो कैसे करेंगे बड़े घर की और वो किन्नर वो कैसे बैठे तो नहीं माँ ने कहा नहीं नहीं बैठो बैठाया और फिर दोनों उसके बाद मिलने लगे वहाँ अच्छा ये मुझे सिर्फ माँ ने बताया मैंने कुछ भी नहीं सोचे कि ये भी नहीं मैंने पूछा कि क्या बात है आपका लेकिन कहीं पे ये चीज मेरे भीतर रही सिर्फ एक बार जब मैं लौट रही थी शायद मैं टैक्सी में बैठी थी उस वक्त माँ बाहर आई मुझे छोड़ने तो उस वक्त ही किन्नर आई और माँ ने कहा ये मेरी बेटी है और उस किन्नर ने मेरे सर पे हाथ इतना बस मैंने देखा और कुछ नहीं था और मालूम था कि वो माँ से बोली थे त्योहारों को मिलने आती थी माँ कभी कुछ देती थी ये सब चीजें मुझे पता थी लेकिन कहीं पे और मेरे इस सेरेब्रल ब्रेन में कुछ नहीं वो रिलेशनशिप नहीं थी जो इसमें चित्रित हुई नहीं और कहीं मेरे अवचेतन में जरूर गया होगा और जो सबसे बड़ी चीज मुझे बाद में याद करने में लगती है was the absolutely natural way सहज तरीके से जिस माँ ने कहा आओ बैठो क्योंकि माँ was playing no feminism she was not playing any radicalism कि अरे नहीं हमें बातें नहीं मानती हो आप बैठो ऐसा कुछ नहीं था बहुत ही सहज नहीं बैठो आओ और बैठ के बात करने लगी तो ये जड़ कहाँ से उस कहानी में घुसा है तो इस तरह अपने लिए भी एक डिस्कवरी होती है क्या चीजें कहाँ से शुरू होती हैं और आगे और वागा की भी एक कहानी है लेकिन नहीं अगर अच्छा आपकी आपकी कथा साहित्य में खिड़कियां दरवाजे पंछी तितलियां ये कई जगह आते रहते हैं और वो अपना प्रतिकार प्रकट करते हैं बहुत ही कलात्मक ढंग से करते हैं लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर से दोबारा रिपीट हुआ था यानी इस कहानी में भी था और इस कहानी में भी आया
नहीं, मुझे एक तो हो सकता है मेरी स्मृति शक्ति थोड़ी अच्छी ना हो, मुझे उस तरह से याद नहीं है कि मैंने कहीं और अच्छा मैंने किया भी हो, लेकिन मुझे ऐसी उससे कोई परेशानी नहीं है अगर मैं बेतहाशा एक चीज को ना रिपीट कर रही हूँ। अगर वो हो रहा है तो मुझे परेशानी नहीं, क्योंकि फिर उसका दम निकल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, हो सकता है कोई एक चीज कहीं और भी कहूँगा, कहीं और भी आ गया और ध्यान में आया तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने एक बात और कही थी कि घर में होती है कहानियाँ और बहू की और पॉलिटिक्स की और ये सब। मुझे लगता है कि हम घर को भी अक्सर थोड़ी एक हल्की नजर से देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही है ना, वो सिर्फ जहाँ हमें बाहर बहुत ही विजिबल ऑडिबल और ड्रामाई अंदाज में दिख रहा है ना, वही नहीं हो रही है। जो असल बदलाव हो रहे हैं कभी कभी घर में हो रहे हैं। और अब मुझे एक आपको मैं याद करके बता रही हूँ कि मेरे परिवार में ये हुआ था कि एक औरत के पति गुजर गए और सॉरी, तो वो गुजर गए और वो बहुत दुखी बैठी थी और सब लोग मिलने आ रहे थे और उनकी बेटी आई उनके पास गई और उन्होंने बहुत ही उदास नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा तो कहा वो गए। और अगला वाक्य उनका था, लेकिन मैं आजीवन सफेद नहीं पहनूंगी। तो ये घर में अभी क्या है आप सोचिए, दुख है, लेकिन मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ है, आजीवन सफेद नहीं रहूंगी। उसी पल उसका भी उनको कुछ डर था कि दुख था। तो ये घरों में हो रहा है ये सब। हम लोग बाहर ही सोचते हैं, बाहर जो सड़क पे निकली है क्या वही क्रांति ला रही है? बिल्कुल चीजें जो बिल्कुल सहज घरेलू दिख रही है वो चीजें बदल रही हैं। और सिर्फ औरतों की नहीं बात करूंगी, आदमी वर्ग तरह तरह की चीजें, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं, आप सारे किस्से आपको घर में भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे। और साधारण में असाधारण मिलेगा, असाधारण में साधारण मिलेगा। तो ये चीज मुझे कभी नहीं परेशान करती कि मैं सिर्फ घर के बारे में था। रोजी और बेटी, बेटी ले आई है माँ को और उन्हीं दिनों रोजी का आना जाना हुआ। अब जो बेटी लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है पूरे स्वातंत्र को स्वीकार करते हुए, और अब माँ आ गई है और रोजी के आने के बाद धीरे धीरे माँ बदल रही है और बेटी चौंक रही है कि माँ को क्या हो रहा है। तो मुझे इस समय प्रेमचंद की ईदगाह कहानी याद आती, उसका अंतिम वाक्य है, वो हामिद जो है वो चिमटा लेकर आया बूढ़ी दादी के लिए। तो दादी कहती है कि खिलौना निकला, क्या लाया तू? कि चिमटा, रोटी सेकते वक्त आपका हाथ जल जाता है ना। उस समय दोनों एक दूसरे से लिपट, दादी है बच्ची को लिपटा लेती है। और प्रेमचंद एक वाक्य लिखते हैं कि हामिद दादी बन गया और दादी हामिद। तो यहाँ जो एक भूमिका का परिवर्तन, शिफ्टिंग है, वो बहुत ही दिलचस्प है। और धीरे धीरे वो फिर बेटी जो है वो माँ की हर इच्छा पूरी करने के लिए, मानो जैसे माँ बच्चों की इच्छाएं पूरी करती है वैसे बेटी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर उसमें इसे 3 पीढ़ियां हैं और तीसरी पीढ़ी है सिद्धार्थ। पोते और दादी के संबंध के बारे में आप कुछ कहिए, आप नई पीढ़ी को किस दृष्टि से देखती है और उसमें आपको क्या अच्छा लगता है? क्योंकि आजकल नई पीढ़ी को गरियाना बहुत फैशन हो गया है और आप वो नहीं कर रही है कहीं। मुझे लगता है कि ये पीढ़ियों को भी इस तरह से बहुत ही नीटली बांट देना शायद सही नहीं है। तो हर पीढ़ी में आपको संवेदनशील लोग मिलेंगे और ऐसे लोग जिन्हें जो थोड़े ओवर भी चुके हैं, संवेदना नहीं है उनमें, तो आपको हर पीढ़ी में मिलेंगे। तो जो आज के
सिड जनरेशन, ठीक है, वो सिद्धार्थ इज सिड एंड पुष्पिंदर इज पुश, तो ये सब चीजें होगी। लेकिन जहाँ तक आत्मीय रिश्तों का सवाल है, उनमें भी वही कैपेसिटीज है फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स एज एट एनी टाइम, तो वो भी अपने अलग अलग तरह से करते हैं। तो मुझे पीढ़ी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, जैसे माई मुझे लगता है कि हर पीढ़ी में हो सकती है, और सिड भी जो है बहुत ही संवेदनशील, मतलब सिड समझ रहा है कि माँ को क्या हो रहा है और बाप को क्या हो रहा है, तो दादी को क्या हो रहा है, उसका ढंग इन सबको से जूझने का और इनको अपने वक्त को बरतने का थोड़ा अलग, अपने वक्त के अनुकूल है। इस छड़ी को लेकर वो अपना डांस म्यूजिक की तरह उसमें जाके डांस करे, और नानी को बोले, दादी को बोले कि अच्छा हो गया, that is his input from his time. पर जहाँ तक sensitivity की बात है, I think younger generation is as capable of being sensitive or insensitive as any other generation. हमारे पास अब समय थोड़ा कम है। विवेक समाधि के बारे में बहुत सारे इंटरव्यू उनके हुए हैं। मैंने कुछ अलग भूमिका से इस गीतांजलि जी से बात करने की कोशिश की है, लेकिन एक जिक्र मैं करना चाहूंगी देवराज स्मिथ का। आश्चर्य की बात है, आपको अनुभव हो ही रहा होगा क्या, आपको जैसे बुकर अनाउंस हुआ, आपको ऐसे कई संदेश मिले होंगे कि मैं आपकी रचना का अनुवाद करूंगा, आप मेरी का करिए, क्योंकि लोगों को अब ये है कि अब अनुवाद के द्वारा हम जल्दी जल्दी करते पहुंच जाए। आश्चर्य की बात यह है कि आपकी अनुवादक भी इस तरह से आपसे मिले, और उसको छापने वाले एक्सिस उनका प्रकाशन है यूके में, देवराज स्मिथ, उसने ढूंढ निकाला रेख समाधि को और डेज़ी ने वो अनुवाद किया। अच्छा, अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में हम सब जानते हैं, और उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब ऐसी उक्तियां भी हैं, पर इसके शीर्षक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजी शीर्षक को लेकर। शीर्षक शायद अकेला होता था, जिस पर पब्लिशर, ट्रांसलेटर और राइटर में कोई सहमति नहीं थी। बाकी सब बातों पे देसी कुछ पूछती, मैं कुछ बताती, हम लोग बातचीत करते और उसका हल निकलता और हम लोग किसी एग्रीमेंट में पहुंच जाते। लेकिन इसको लेकर मैं बहुत क्लियर थी कि टू ऑफ सैंड डज नॉट वर्क, टू डज नॉट वर्क फॉर समाधि। Doom is something which is hard and closes, and everything is over, life is over. And Samadhi is not about that. Samadhi is about transcendence. Being in a state of transcendence, जिसमें से आप लौट भी सकते हैं इसी जीवन में, theoretically एक संभावना है। तो और मेरा सुझाव था कि एक्चुअली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में समाधि शब्द आ चुका है, तो मेरा सुझाव था कि आप रखिए समाधि शब्द और एक अंग्रेजी शब्द ऐड कीजिए जो फ्रेंच में टू ऑफ सैंड के छपने के पहले हो चुका था। पहला अनुवाद फ्रेंच में आया, पहला अनुवाद बेचारा फ्रेंच में आया, बहुत अच्छा अनुवाद आया, और हम लोग लॉन्च के लिए मार्च, साल आप बता देंगे, 20 मार्च 20 में हम लोग जाने वाले थे, पेरिस में लॉन्च होने वाला था, और हफ्ते भर बाकी था, हमारे फ्लाइट को हफ्ता बाकी था, और पता चला लॉकडाउन, वर्ल्ड इज गॉन इनटू लॉकडाउन, सो द बुक वेंट इनटू लॉकडाउन एंड थोड़ा उसमें वो बैक हो गई। उसके अलावा फ्रेंच की वो जगह वो रीच नहीं है जो अंग्रेजी की है। फ्रेंच वर्ल्ड को पता है कि बाकी को नहीं पता फ्रेंच के बारे में, तो फ्रेंच ने रखा टाइटल
रेत समाधि और दे ला फ्रंटियर, लेकिन इन्होंने ट्रांसेंडिंग द बॉर्डर, द फ्रंटियर, गोइंग अक्रॉस द फ्रंटियर। तो मुझे वो लगा टाइटल अच्छा है। ये नहीं माने, उन्होंने कहा कि अगर इस किताब में हम समाधि रखेंगे तो जब लोग दुकान में जाएंगे तो उन्हें लगेगा ये कुछ कुंभ मेला, योगा, समाधि, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म ऐसी कुछ किताब है। And we don't want it to become that. We want it to look like any other novel. तो उनका लॉजिक ठीक था कि it should look like just another novel, not like an exotic Eastern philosophy book. तो फिर मैं मान गई, मतलब तकलीफ हुई मुझे, पर मैं मान गई। लेकिन उस समय में किसी को नहीं मालूम था कि इसको गूगल मिलेगा। जब गूगल मिल गया तो फिर डेली डजंट मैटर होता है। लेकिन आपने एक इंटरव्यू में बताया कि रेत जो है वो आंधियां आती है, रेत उड़ जाती है, फिर से समाधि अंदर से निकली जो है वो वापस पुनर्जीवित हो सकती है। पर ये मैं आपको ये बता दूं कि कृष्णा जी जो बहुत एनकरेज करती थी सभी नए लेखकों को, जो उनके पास जाते, नए पुराने लेखक भी जाते, तो बहुत याद रखती थी कौन क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। तो कृष्णा जी को मालूम था मैं ये किताब लिख रही हूँ। जब गई किसी बार तो मैंने उनसे कहा कि मतलब उसकी बात उन्होंने छेड़ी, हमेशा पूछती थी कि अच्छा कैसा चल रहा है आपका उपन्यास, कोई आपने उसका शीर्षक सोचा? तो मैंने थोड़ा छेड़ते हुए कहा रेत समाधि। तो वो अब मुझे एक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो चुप हुई, फिर उन्होंने एक हाथ ऐसे किया, पहले चुप रही कुछ देर, फिर एक हाथ ऐसे किया, फिर एक हाथ ऐसे किया और बोली रेत जो हल्की है उड़ेगी, समाधि जो गहरी है नीचे जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल मुद्रा सूफियाना मुद्रा है। बिल्कुल सूफी दरवेश हो गई। मैंने कहा टाइटल कब यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो बहुत सारे हैं। मेरी शिकायत भी है कि इसके पीछे परिशिष्ट में कुछ फुटनोट होते, जैसे सतपहिता या ऐसी कुछ बानगियां हैं, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगी कि मैंने ये उपन्यास प्रतिज्ञा पूर्वक पढ़ा और आज भी जब भी मैं फुर्सत में होती हूँ तो कोई भी पन्ना खोल के बढ़ जाती हूँ और बह जाती हूँ। किसी भी रचना की सबसे बड़ी सार्थकता, मैं सफलता नहीं शब्द प्रयोग करूंगी, कि मुझे एक सर्जक को भी उसमें से बहुत कुछ मिल रहा है और पाठक अगर सजग है, क्रिएटिव रीडर है, तो बिल्कुल निराश नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, आप यहाँ आई। शेख साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मूर्धन्य साहित्यकार सुरेश जोशी, जिन्होंने तो गुजराती साहित्य की हवा ही बदल दी थी। उन्होंने कहा था कि कला, साहित्य सबसे पहले कला है, और आपने जिस तरह से बोलचाल की भाषा को तराश कर सृजनात्मकता दी है वो काबिले तारीफ है। बहुत समय हो रहा है, आप भी थक रही होगी, लेकिन आपने बहुत सद्भाव से आत्मीयता से उत्तर दिए और आशा है कि मैंने आपको कहीं तकलीफ में नहीं रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रोचक संवाद में धीरे धीरे परत दर परत गीतांजलि श्री के कथालोक के बहाने गीतांजलि श्री के क्रिएटिव प्रोसेस के रूबरू कराने के लिए हम बिंदु बहन के आभारी रहेंगे। यह एक दूसरी रचनाकार ही संभव कर सकती है। धन्यवाद बिंदु बहन, धन्यवाद गीतांजलि जी। मैंने कहा कि मैं अब हम कार्यक्रम के अंतिम प्रोफेसर भरत मेहता गुजराती साहित्य के शीर्षस्थ आलोचक एवं संपादक है।
अपने लेखन में उनके लिए संस्कृति विमर्श की केंद्रीय भूमिका रही है। विद्यार्थी प्रिय अध्यापक, आकर्षक वक्ता और वह कर्मशील भी है। आपकी कई किताबें हैं। गुजराती साहित्य परिषद से आप अपनी युवा वय से जुड़े हैं। परिषद के मंत्रिमंडल में आप प्रसार मंत्री हैं। भरत भाई के विचार जगत में एक नए समाज की गूंजें हमें हमेशा सुनाई पड़ती है। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं भरत भाई से निवेदन करता हूँ। आदरणीय गीतांजलि श्री એમને જ્યારે એવોર્ડ મળ્યો ત્યારે જ અમે અતુલભાઈની પરવાનગી લઈને અતુલ ડોડિયા મુખપૃષ્ઠનું ટાઇટલ અમે ફરક ઉપર મૂકેલું અને રેત સમાધિનું મેં એડિટોરિયલ લખેલું, પણ શીર્ષક આપ્યું હતું બહુ મને ફિલ્મોનો શોખ છે એટલે આજ જીને की तमन्ना है, કારણ કે પછીની પંક્તિ હતી મરને का इरादा है। અનવરને મળ્યા પછી એને પૂરું થાય છે એટલે એમણે કહ્યું એમ અદ્ભુત રીતે એમની જુદી રીત છે। એટલે सुरेशभाई के साथ आपका एक जुड़ाव जो भाषा से काम लेने की तरीका है, इतनी कल्पन प्रचुर लैंग्वेज है। जैसे आपको मैं बताऊं मैडम जी, जैसे બારણું છે એ વિચારે છે કે આખા ઘરનો ભાર મૂકવાનો છે અને મારા હૃદયમાંથી બધા આવજા કરે છે। આવા તો અનેક વાક્યો તમને એ રચનામાં મળશે। સૌથી પહેલા હું તમારો આભાર માનું છું કે તમે આ વ્યાખ્યાન માટે અમને હા પાડી અને આ કરે વળી પાછા બેન તો પીએસ ચાલી રાજી થશે અહીંયા કે એ સ્ક્રિપ્ટ લખે ને નાટક ભજવાય ને અહીંયા પણ એ બધું આવે છે। ભૂપેન ખરેખર પાત્ર રૂપે આવે છે, સ્વામીનાથન આવે છે, વાઘા બોર્ડર બરાબર તમે કહો કે બધા ભારતીય વિભાજનના લેખકોને એમણે ભેગા કર્યા છે કે આ રચનામાંથી એક સાહસ છે। અને એક જ વાત મને જે કહેવાની મન થાય છે આયોજક તરીકે કે મને બહેનનું તોફાન બહુ ગમ્યું છે। જો તમે આ વ્યાખ્યાન ગમ્યું હોય, તમને આ સંવાદ અને એમાં જો તમે કેન્દ્ર બિંદુ પકડ્યું હોય ને તો શું હતું ખબર છે? કૃષ્ણ સોંપતી, અને કૃષ્ણ સોંપતીને જ આ નવલકથા અર્પણ થઈ છે। જો તમે એ લડકી વાંચી હોય તો એ તોફાન ગીતાંજલિ શ્રીમાં છે। આજે એમણે ચાંદલો નથી કર્યો મોટો, નહીતર એમના નામમાં ગીતાંજલિ પાછળ શ્રી છે ને એટલો જ મોટો ચાંદલો કર્યો। આવું મેં મારા એડિટોરિયલમાં લખેલું છે, અહીંયા નહીં। તો આ ગીતાંજલિ શ્રી આપણને વક્તા રૂપે મળ્યા। એમની આ રચના જેમાંથી પસાર કરવાનો મને ખૂબ આનંદ આવેલો અને મેં 15-17 પાનાનો લાંબો લેખ પછી તો લખેલો બુદ્ધિ પ્રકાશમાં। પણ એ વખતે મને થયું કે એક વિશિષ્ટ લેખિકા છે, જુદા પ્રકાર। હિન્દી મારો વાંચવાનો વિષય રહ્યો છે એટલે વિનોદ કુમાર શુક્લ અને ગીતાંજલિ જુદા પ્રકારે લખે છે। તો આપણે ભારતીય સાહિત્યને જો જાણતા હોઈએ તો આ રીતે મજા પડે। અને અમારે એ જ રીતે ગુજરાતી, અમે ગુજરાતી છીએ પણ અમને ભારતીય થવાનો શોખ છે એટલે અમે આવી વ્યાખ્યાનમાળામાં બધા આ જ રીતે કરીએ છીએ કામ। અને અમારા ઉમાશંકર જોશીને જ્ઞાનપીઠ મળેલું ત્યારે એમણે કહ્યું કે હું આઈ એમ એન ઇન્ડિયન રાઇટર રાઇટિંગ ઇન ગુજરાતી। તો આ જ વાત છે કે આપણે એક વ્યાપક, એમણે પણ કહ્યું કે આ મને ઇનામ નથી મળ્યું, આ ભૂમિને મળ્યું છે। આ એમની નમ્રતા પ્રતીતિ પણ છે। તો એમનો સૌથી પહેલા હું આભાર માનું છું। આ વ્યાખ્યાનમાળા જેમના લીધે શક્ય બની શેખ સાહેબ અને પ્રણવભાઈ વ્યાખ્યાનમાળાના યોજવા વિશે સતત અને માત્ર દાન નહીં, શેખ સાહેબને એટલી બધી ચિંતા હોય મળે પળની, એટલું બધું મને એમ થાય કે શેખ સાહેબને બહુ પીડા આપું છું એ હદે પણ ઘણીવાર મને લાગે। પણ આ ઉંમરે એમને જે આ વ્યાખ્યાન આમ થવું જોઈએ, આ થવું જોઈએ, આ બધી તેમની ચિંતાઓ, એટલે હું શેખ સાહેબનો, પ્રણવભાઈનો આભારી છું। અને સ્થળો તો હવે એટલા બધા નાના થતા જાય છે કે ક્યાં આવા વ્યાખ્યાનો કરવા। યુનિવર્સિટીઓને હવે બહુ બીક લાગે છે। પહેલું વાક્ય આપણે એવું લખીને આપીએ તો પણ કે આ બિન રાજકીય કાર્યક્રમ છે, તો એમાંય રાજકીય શબ્દ તો આવે તો એમને વાંચે એટલે ખબર નહીં કેમ વાંધા પડે। તો પણ હશે, પણ આ જ ફાઉન્ડેશન ખાસ કરીને અતુલભાઈ, હમણાં અતુલભાઈ મને મળ્યા કે તમારી સંસ્થા કેટલી જરૂર
તમે કેમ આ બધું એક સાઈડ પર આટલું બધું બધા રાખો છો ને એમને હેરાન કરો છો? અમે કીધું કે પિયુષને કે કેટલી જરૂર છે? પિયુષ તો બિચારો બહુ ના બોલી શકે એટલે કે 50,000 બીજના તમને બહુ અમારે પરિષદમાં રસ હોય તો 50 કરોડની જરૂર છે. તો મજા કરતા હતા પણ અતુલભાઈ જે અશોક બાજપાઈ વખતે આપણને આ વખતે પણ બહુ પ્રેમથી અને હા પણ એમને જે રીતે આવીને વાત કરી અમારી સાથે અને ગમ્યું મને અત્યારે અને એ ઈચ્છતા હતા કે ગુજરાતીઓ આવે કારણ કે હું બધાને પૂછું છું ગુજરાતી સાહિત્યમાં રસ છે હા પાડે છે અને પછી એમ કહું છું કે તો ચાલો આ પ્રોગ્રામમાં તો સમય નથી તો ક્યાંથી ગુજરાતી ચાહો છો આવું બધી વાતો કરી એટલે મને લાગ્યું કે કેટલા સરસ માણસ છે એમના દીકરી આ સંભાળે છે નુપુરબેન અહીંયા મનોજભાઈ રચિતા અને અશરફભાઈ આ બધા વગર આ કાર્યક્રમ શક્ય નહોતો અને પિયુષ એ મારો જમણો હાથ છે આ બેનર હોય કે નાનું નાનું મને રમત વાતમાં એ બધું કરી આપે નહીતર એ ટેમ્પરરી લેક્ચરર છે ટેમ્પરરી એટલે અમારે ત્યાં પેલા દાળિયા મજૂર કહેવાય એને સમય ના હોય પણ એની વચ્ચે એને પણ આપણને જે રીતે સાથ આપ્યો સંસ્થાને એટલે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદોની ખાસ બિંદુબેન અમદાવાદથી આવી ગયા અને ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી એમના પુરસ્કૃત રત્નાકર સવારે જ મેં બેનને કહ્યું કે અત્યારે ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી શર્માતી હશે કે રેત સમાધિને આપણે પુરસ્કૃત કરી શક્યા નથી અથવા તો ગીતાંજલિ શ્રીને પણ મેં કહ્યું કે તમે બહુ નસીબદાર છો અમારા ગુજરાતીમાં એવા ઘણા લેખકો છે મધુરાઈથી માંડીને કે અકાદમી ભૂલી જ ગઈ ઘણી વાર પણ આ રીતે આપણને પોતાની ખોજ કરતા લેખક એની વધારે જરૂર છે એમણે કહ્યું કે હું કોઈ વાચકની જે વાચકોને તકલીફ પડવાની છે કે વાચક માટે જ લખતા પોતાના અને વાચકે એની ગરજે પ્રવેશવા અને મજા પડશે એમણે કહ્યું ને ખરેખર ભૂલશે એટલે મજા પડે ભૂલતા વાત પણ લાગે કોઈ નાળિયેર પણ હોય બધું પાણીપુરી ન પણ હોય તો આ રીતે તમે જો એમને વાંચતા થાવ આ નિમિત્તે પરિષદનું આજ કામ છે અમે સૌના આભારી છીએ આ મિત્ર પણ અમદાવાદથી આખું વ્યાખ્યાન છે ઇન્ટરવ્યુ તમારો રેકોર્ડ કરવા માટે આવેલા છે અહીંયા બધા મિત્રોએ પણ મદદ કરી છે સૌનો આભાર છું આપ સૌનો આભારી છું કે આપે થોડીક પણ મજબૂત અને રસપૂર્વક અહીંયા બેઠા આપશો આપ સૌનો આભારી છું લક્ષ્મણ એમને બોલાવો ને આપણે બધા એક ફોટો इसके साथ कार्यक्रम यहाँ पर